आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और द हिंदू अखबार के इस संपादकीय विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो त्योहार की रोशनी और हमारी सेहत दोनों से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, ग्रीन क्रैकर्स। तो ये ग्रीन क्रैकर्स ये असल में हैं क्या? क्या ये वाकई कोई सल्यूशन है या बस एक समझौता? चलिए आज जरा समझते हैं। देखिए, एक तरफ है त्योहार का उल्लास, धूम धड़ाका, और दूसरी तरफ है हमारी अपनी सेहत की चिंता। ये एक ऐसा सवाल है ना, कि त्योहार का मजा भी पूरा हो और हमारी सेहत पर भी कोई आंच ना आए। तो आखिर ये बैलेंस बनेगा कैसे? देखिए, मसला सिर्फ पटाखों का नहीं है। बात को थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं। दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है वो एक बहुत ही बड़ी और उलझी हुई समस्या है, और पटाखे इसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, पराली का जलना, ये सब तो साल भर हमारी हवा को खराब करते ही हैं। दिवाली के पटाखे तो बस इस पहले से बिगड़ी हुई हालत को और भी ज्यादा खराब कर देते हैं। तो इससे पहले कि हम सीधे पटाखों की बात करें, एक कदम पीछे हटते हैं और समझते हैं कि दिल्ली की हवा में आखिर दिक्कत है कहाँ। ये समस्या बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसके कई कारण हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, दिल्ली की हवा में जहर घोलने वाले कई खिलाड़ी हैं। ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, पराली जलाना, कंस्ट्रक्शन की धूल, ये सब तो है ही। अब आप सोचेंगे कि पटाखे तो बस कुछ दिन के लिए होते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन यही तो असल मुश्किल है। ये पटाखे ठीक उस वक्त फोड़े जाते हैं जब मौसम की वजह से प्रदूषण वैसे ही अपने पीक पर होता है। बस ये आग में घी डालने जैसा काम करते हैं, और इसीलिए एक पॉलिसी रिस्पॉन्स की जरूरत आन पड़ी। और इसी जरूरत के चलते सामने आता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब देखिए, ये कोई सीधा साधा बैन या ऑर्डर नहीं है। इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि कोर्ट किन किन चीजों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। हमारी परंपराएं, लोगों की रोजी रोटी, और सबसे जरूरी पब्लिक हेल्थ। ये जो आप देख रहे हैं, ये वही बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ है हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं, दिवाली मतलब पटाखे, ये सालों से चला आ रहा है। दूसरी तरफ है लाखों लोगों की रोजी रोटी जो इस पटाखा इंडस्ट्री से जुड़ी है। और फिर सबसे जरूरी पब्लिक हेल्थ, हमारी और आपकी सेहत, जो दिल्ली जैसी जगहों में पहले से ही दांव पर लगी है। तो ये फैसला इन तीनों के बीच का एक रास्ता निकालने की कोशिश है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये ग्रीन क्रैकर्स हैं क्या चीज़? आसान भाषा में कहें तो ये वो पटाखे हैं जिन्हें वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है ताकि प्रदूषण कम हो। इन्हें CSIR NERI ने डेवलप किया है। इनमें बेरियम नाइट्रेट जैसे जो खतरनाक केमिकल्स होते हैं वो नहीं होते, और इसका नतीजा, ये नॉर्मल पटाखों के मुकाबले करीब 30% कम पार्टिकुलेट मैटर, मतलब जहरीले कण, हवा में छोड़ते हैं। तो कम प्रदूषण का सीधा मतलब है एक बेहतर, एक साफ सुथरा केमिकल फॉर्मूला। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे समझना क्रूशियल है। ये जो 30% की कमी है, ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, नो डाउट। पर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ग्रीन क्रैकर्स से पोल्यूशन होता ही नहीं है। जीरो एमिशन नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। प्रदूषण तो ये भी करते हैं, बस थोड़ा कम। और यहीं पर ये जो आर्टिकल है वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि कहीं ये समझौता, ये कॉम्प्रोमाइज़ हमें हमारे असली लक्ष्य से भटका तो नहीं रहा है। ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये इस पूरे विश्लेषण का, कह सकते हैं, दिल है। इसका मतलब साफ है, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास एक कम प्रदूषण वाला ऑप्शन आ गया है, हम पॉल्यूशन के खिलाफ अपनी बड़ी लड़ाई को नहीं भूल सकते। असल जरूरत तो साइंस और रीजन पर बेस्ड कड़े एनवायरमेंटल नियमों की है, जिन्हें सख्ती से लागू किया जाए। तो हम कहाँ पहुंचे? इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या ये ग्रीन क्रैकर्स वाकई कोई हल है या बस एक टेम्पररी फिक्स? चलिए देखते हैं कि आर्टिकल का फाइनल कंक्लूजन क्या है। देखिए, बात एकदम साफ है। सिर्फ एक चीज यानी पटाखों पर फोकस करने से काम नहीं चलेगा। यह तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। जब तक हम पोल्यूशन के हर सोर्स पर, मतलब ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, पराली जलाना, इन सब पर एक साथ और लगातार काम नहीं करेंगे, तब तक साफ हवा का सपना सपना ही रह जाएगा। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लड़ाई है। तो बस हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। ग्रीन क्रैकर्स एक इम्प्रूवमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या बेहतर होना ही काफ़ी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बीच का रास्ता है, ये हमें असली परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने से रोक रहा है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्त था जब भारत अपने ही भीतर से एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा था। एक ऐसा संघर्ष जिसे देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती तक कहा गया। आज हम उसी माओवादी विद्रोह के पतन की इस असाधारण कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ किसी सैन्य संघर्ष की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहीं ज्यादा गहरी कहानी है।
ये रणनीति की, विचारधारा की और सबसे बढ़कर लोगों की बदलती इच्छाओं की एक बहुत ही जटिल गाथा है। तो इस पूरी कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये विद्रोह आज कितना कमजोर हो चुका है। फिर हम उनके ओरिजिनल मास्टर प्लान की बात करेंगे और उस जवाबी रणनीति को भी समझेंगे जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। और सबसे जरूरी, हम ये जानेंगे कि आखिर उन्होंने लोगों का समर्थन क्यों खो दिया। और आखिर में हम देखेंगे कि अब आगे शांति के लिए क्या मौके बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जो आंदोलन कभी पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता था, वो आज काफी हद तक सिमट कर रह गया है। जरा 2000 के दशक के आखिरी सालों की कल्पना कीजिए। उस वक्त माओवादी आंदोलन अपने चरम पर था। देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर उसका प्रभाव था। और अब आज की तस्वीर देखिए। उनकी मौजूदगी अपने पुराने दिनों की बस एक परछाई बनकर रह गई है। मतलब ये जो गिरावट आई है वो वाकई में बहुत बड़ी है। आज की तारीख में माओवादी असर प्रभावी रूप से सिर्फ और सिर्फ 11 जिलों तक ही सिमट गया है। और कमाल की बात यह है कि इन 11 जिलों में भी उनका जो असल गढ़ है वो अब छत्तीसगढ़ के सिर्फ 3 दूर दराज के जंगली जिलों बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा में ही बचा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और माओवादियों के मूल प्लान और उनकी आइडियोलॉजी को देखना होगा। उनकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी एक कॉन्सेप्ट पर टिकी थी, जिसे कहते हैं आधार क्षेत्र बनाना। ये आइडिया उन्होंने चीन की क्रांति से लिया था, जहां प्लान ये था कि पहले दूर दराज के इलाकों पर कब्जा करो और फिर धीरे धीरे शहरों को घेर लो। भारत में उन्होंने पिछड़े और आदिवासी इलाकों को अपनी इस रणनीति के लिए सबसे सही जगह माना। उनका जो आखिरी लक्ष्य था वो बहुत बड़ा था। वे भारत के बीचों बीच एक रेड कॉरिडोर यानी कि एक लाल गलियारा बनाना चाहते थे। ये सिर्फ जमीन पर कब्जा करने की बात नहीं थी, ये तो सीधे सीधे भारतीय राज्य की सत्ता को चुनौती देने और देश के दिल में एक समानांतर सरकार बनाने की एक बहुत बड़ी योजना थी। को पूरी रणनीति की बुनियाद इस एक उम्मीद पर टिकी थी कि वो उन आदिवासी समुदायों का समर्थन हासिल कर लेंगे जो विकास की कमी और अनदेखी की वजह से नाराज थे। लेकिन भारतीय राज्य ने भी इसका जवाब दिया और एक ऐसी जवाबी रणनीति अपनाई जिसने धीरे धीरे हालात को पूरी तरह बदल दिया। ये रणनीति आप कह सकते हैं दो तरफा थी। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी रणनीति को बदला, जमीनी हकीकत को समझते हुए ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेशन करने शुरू किए, और दूसरी तरफ सरकारों ने उन्हीं आदिवासी इलाकों में विकास के कामों को तेजी से आगे बढ़ाया जहां माओवादी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि शुरुआत में राज्य की प्रतिक्रिया हमेशा सही नहीं थी। सलवा जुड़ूम जैसा एक अभियान, जो एक तरह से सरकार समर्थित नागरिक सेना थी, बहुत ज्यादा विवादास्पद साबित हुआ। इसकी वजह से भयानक संघर्ष हुआ, लोगों को घर छोड़ना पड़ा, और शुरू में तो इसका फायदा माओवादियों को ही मिला, जिन्हें नाराज युवा आसानी से भर्ती के लिए मिल गए। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस अभियान पर बैन लगा दिया। इसके बाद विद्रोह से निपटने के जो तरीके थे वो ज्यादा प्रोफेशनल हो गए और इसने उग्रवादियों को कमजोर करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन शायद इन सब में जो सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक फैक्टर था वो था माओवादियों का स्थानीय लोगों के बीच अपना समर्थन खो देना। तो सवाल फिर वही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? जिन आदिवासी समुदायों ने शुरू में माओवादियों का साथ दिया था वो आखिर उनसे दूर क्यों हो गए? और यहीं पर माओवादियों की पूरी नाकामी का राज छिपा है। देखिए, उनकी पहली प्राथमिकता थी सशस्त्र संघर्ष, राज्य के साथ एक सैन्य लड़ाई। लेकिन ये वो चीज नहीं थी जिसकी आदिवासी समुदायों को असल में जरूरत थी। उन्हें तो आर्थिक सुधार चाहिए था, एक बेहतर जिंदगी चाहिए थी। धीरे धीरे स्थानीय लोगों को यह समझ आने लगा कि उन्हें एक विचारधारा की लड़ाई में सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ से सरकार की विकास योजनाएं भले ही वो परफेक्ट ना हो, कुछ ठोस फायदे तो दे ही रही थी। और दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। पूरी दुनिया में, चाहे वो पेरू हो, कोलंबिया हो या फिलीपींस, हमने यही पैटर्न बार बार देखा है। जब भी विद्रोही गुट लोगों की भलाई से ज्यादा अपनी सैन्य लड़ाई को तवज्जो देते हैं तो आखिर में वो स्थानीय समर्थन खो ही देते हैं। तो इस पूरी गिरावट ने अब शांति और एक राजनीतिक समाधान के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी रणनीति की इस नाकामी का एहसास अब कहीं बाहर से नहीं, बल्कि खुद माओवादी लीडरशिप के अंदर से आ रहा है। जरा इस बयान पर गौर कीजिए। ये एक सरेंडर कर चुके सीनियर पॉलिट ब्यूरो सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल राव का बयान है। वो साफ साफ मान रहे हैं कि बाहर से लाए गए चीनी और रूसी क्रांतिकारी मॉडल से चिपके रहना भारत की जमीनी हकीकत के सामने एक बहुत बड़ी गलती थी। ये तो आंदोलन की वैचारिक नींव पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इसी वजह से ये एक ऐतिहासिक मौका बन गया है। अब जो बचे खुचे कैडर हैं वो एक चौराहे पर खड़े हैं। या तो वो हथियारबंद संघर्ष के उसी नाकाम रास्ते पर चलते रहें, या फिर भारतीय लोकतंत्र के दायरे में रहकर अपनी मांगों को राजनीतिक तरीके से उठाने का रास्ता चुनें। तो हम इस एक बहुत ही अहम सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या माओवादी आंदोलन, जिसका सशस्त्र संघर्ष अब लगभग खत्म हो रहा है, भारतीय लोकतंत्र के भीतर एक नई आवाज, एक नई जगह पा सकता है? इसका जवाब जो भी होगा वो न सिर्फ कुछ जिलों का भविष्य तय करेगा, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की सहनशीलता और समावेशिता की भी एक बड़ी परीक्षा होगी। तो हमारा अगला और तीसरा एडिटोरियल टॉपिक एक ऐसे ट्रेंड पर है जो सच कहूं तो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पर असर डाल रहा है। ये है पश्चिम की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में धुर दक्षिणपंथ यानी फार राइट की घुसपैठ। चलिए गहराई से समझते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है और इसके असली मायने क्या हैं। ये जो कोट आप देख रहे हैं ना, ये इस पूरी चर्चा का सार है। जरा सोचिए, वो आइडियाज जो कभी समाज के किनारे पर थे, जिन्हें कोई मेन स्ट्रीम में जगह नहीं देता था, आज वही आइडियाज प्राइम टाइम डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं और राजनीति की दिशा तय कर रहे हैं। देखिए, ये बदलाव कोई एक रात में नहीं हुआ है। ये असल में पश्चिमी लोकतंत्रों में नेटिविज्म मतलब बाहरी लोगों का विरोध और स्थानीय लोगों को तरजीह देने की सोच, और एथनो नेशनलिज्म यानी किसी खास नस्ल पर आधारित राष्ट्रवाद जैसे विचारों का धीरे धीरे एक तरह से नॉर्मलाइजेशन है। और देखिए, ये जो ट्रेंड है ये सीधा सीधा उन वैल्यूज को चैलेंज कर रहा है, लिबर्टी और इक्वालिटी की, जिनका जिक्र पश्चिमी देश हमेशा से करते आए हैं। हर चुनाव के साथ ये चीजें और नॉर्मल होती जा रही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि जो डेमोक्रेसीज पूरी दुनिया को टॉलरेंस सिखाती थी, क्या वो अपने ही घर में इन वैल्यूज को बचा पाएंगी? चलिए अब जरा देखते हैं कि ये ट्रेंड अलग अलग बड़े पश्चिमी देशों में कैसे अपनी जड़ें जमा रहा है। शुरुआत करते हैं इटली से। इटली में तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव आया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार जॉर्जिया मेलोनी के रूप में एक फार राइट प्रधानमंत्री सत्ता में है। यह उस देश के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जिसने फासीवाद के बाद अपनी राजनीति को इससे हमेशा दूर रखा था। अच्छा, अब फ्रांस की बात करते हैं। यहाँ मरीन लेपेन की पार्टी ने अपनी पूरी इमेज ही बदल दी है। एक वक्त था जब इस पार्टी को पॉलिटिकली अछूत माना जाता था, और आज ये एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुकी है। उनकी जो नेशनल रैली पार्टी है, उसने 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में 41% वोट हासिल किए। ये बहुत बड़ा नंबर है, और अब तो ये पार्टी नेशनल पोल्स में अक्सर टॉप पे रहती है, जो दिखाता है कि इनकी पॉलिटिक्स को अब जमीनी स्तर पर एक्सेप्टेंस मिल रही है। अब जर्मनी की तरफ चलते हैं, जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टैबू टूट गया है। ये एक ऐसा चेंज है जिसके बारे में कुछ साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था। यहाँ की जो ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AFD पार्टी है, वो न सिर्फ नेशनल सर्वे में टॉप पर है, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मेन स्ट्रीम पार्टियों ने माइग्रेशन पर सख्त कानून पास कराने के लिए AFD के वोटों का सहारा लिया। ये एक ऐसी लाइन थी जिसे जर्मनी में कोई पार नहीं करता था। और ये ट्रेंड उन नॉर्डिक देशों तक भी पहुंच गया है, जो अपनी प्रोग्रेसिव और लिबरल पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। यहाँ भी जो पार्टियां कभी हाशिए पर थीं, वो आज सत्ता के केंद्र में आ गई हैं। स्वीडन डेमोक्रेट्स और फिन्स पार्टी जैसी पार्टियां अब किंग मेकर बन गई हैं। मतलब वो शायद खुद सरकार में ना हों, लेकिन उनके सपोर्ट के बिना सरकार बन ही नहीं सकती, और इस सपोर्ट के बदले में वो सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज की मांग करती हैं। और अब बात करते हैं अमेरिका की। यहाँ ये झुकाव सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित नहीं है, अब ये नियमों और सरकारी नीतियों में बदल रहा है, जो इसे और भी ज्यादा असरदार बनाता है। जनवरी 2025 से इस आइडियोलॉजी को सीधे सीधे नियमों में बदलने के लिए कई कदम उठाए गए, जैसे बर्थ राइट सिटीजनशिप यानी जन्म से मिलने वाली नागरिकता को सीमित करने की कोशिश हो रही है।
साथ ही H-1B वीज़ा पर $1,00,000 जैसा भारी भरकम चार्ज लगाने का प्रस्ताव है, जिसका सीधा असर हमारे प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा। ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसी पॉलिटिक्स अब एडमिनिस्ट्रेशन को आकार दे रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि पश्चिम में जो ये सब हो रहा है, इसका हम पर यानी भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये बदलाव सिर्फ उन देशों के अंदरूनी राजनीति का मामला नहीं है, इनका सीधा और गहरा असर भारत के हितों पर पड़ता है। भारत के लिए इसके नतीजे बहुत सीधे और ठोस हैं। यूके में रह रहे हमारे डायस्पोरा की सुरक्षा एक चिंता का विषय बन जाता है। यूरोप में हमारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए वीज़ा नियम और सख्त हो रहे हैं। अमेरिका में H-1B पर जो सरचार्ज का प्रस्ताव है, वो हमारी IT कंपनी और टैलेंट पर सीधा आर्थिक बोझ डालेगा। और इन सबसे बढ़कर जब हमारे पार्टनर देशों में प्लूरलिज्म कमज़ोर होता है, तो ये हमारे आपसी रिश्तों पर भी असर डालता है। इस असर को समझने के लिए न सिर्फ एक आंकड़ा ही काफ़ी है, $1,00,000। सोचिए, अमेरिका में नए H-1B वीज़ा पर ये जो चार्ज लगाने का प्रपोजल है, ये हमारे इंडियन प्रोफेशनल्स और IT कंपनियों के लिए कितना बड़ा इकोनॉमिक झटका होगा। इससे पता चलता है कि ये पॉलिसीज़ ज़मीन पर कितना सीधा असर डाल सकती हैं। तो इन चुनौतियों को देखते हुए घबराने के बजाय एक सोची समझी एक कैल्शी डेमोक्रेटिक काउंटर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। ये जो काउंटर स्ट्रैटेजी है, ये 4 मेन पिलर्स पर टिकी है। पहला, लोगों की असली परेशानियों जैसे महंगाई और सुरक्षा पर ध्यान देना, ताकि किसी को बलि का बकरा न बनाया जा सके। दूसरा, मेनस्ट्रीम पार्टियों को एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज के साथ किसी भी तरह के राजनीतिक समझौते से बचना चाहिए। तीसरा, मीडिया और टेक कंपनियों को झूठ और नफरत को फैलने से रोकने की अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी है, आम नागरिकों को समान नागरिकता और प्लूरलिज्म के लिए हिम्मत से खड़ा होना होगा। इस पूरी लड़ाई में इतिहास हमें एक बहुत ही अहम सबक भी देता है और एक चेतावनी भी। हमें ये याद रखना होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो पूरा ग्लोबल ऑर्डर बना था, वो इसीलिए बना था ताकि दुनिया फिर से नफरत और कट्टरपंथ का शिकार ना हो। अच्छी बात यह है कि आज भी जर्मनी, स्पेन जैसी कई जगहों पर लोग इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। और आखिर में ये विचार हमें रास्ता दिखाता है, इक्वालिटी, प्लूरलिज्म और रीजन यानी तर्क। ये सिद्धांत आज भी हमारा सबसे भरोसेमंद कंपास है। बस चुनौती ये है कि क्या हम इस रास्ते पर चलने का फैसला करते हैं या नहीं। चलिए, आज का हमारा चौथा और आखिरी संपादकीय विषय है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो रक्षा साझेदारी गहरी हो रही है उस पर। देखिए, हाल ही में पहली बार ऑस्ट्रेलिया भारत के रक्षा मंत्रियों की बातचीत हुई और ये इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा मोड़ है। और ये जो कोट आप देख रहे हैं कि गर्मजोशी भरे शब्दों से एक साझा समुद्री ऑपरेटिंग मॉडल की ओर बढ़ना, असल में यही आज हमारी पूरी बातचीत का सार है। मतलब अब बात सिर्फ बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब जमीन पर असल में ठोस कार्यवाही करने की हो रही है। अच्छा, तो चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है, इसकी अहमियत समझने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि आखिर ये रिश्ता वक्त के साथ कैसे आगे बढ़ा है, कैसे विकसित हुआ है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 2009 से। तब ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। फिर 2020 आते आते ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गई। मतलब सहयोग का दायरा और बढ़ गया। और आज हम एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल और इंडस्ट्रियल सहयोग पर है। तो ये कोई धीमी चाल नहीं है, बल्कि साफ दिखता है कि पिछले कुछ सालों में इस रिश्ते ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। तो ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि बात अब शब्दों से एक्शन पर आ गई है, इसका असल में मतलब क्या है? क्या है वो ठोस चीजें, वो व्यवहारिक आधार जिन पर ये पूरी साझेदारी टिकी हुई है? चलिए देखते हैं। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये सिर्फ मतलब फॉर्मल एग्रीमेंट्स नहीं है, एक एक चीज का गहरा मतलब है। जैसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों देशों के फाइटर जेट्स अब कहीं ज्यादा दूरी तक जा सकते हैं, उनकी ऑपरेशनल रेंज बढ़ जाती है। या फिर म्यूचुअल सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट। सोचिए, किसी इमरजेंसी में, किसी संकट के समय एक दूसरे की मदद के लिए एक पक्की व्यवस्था पहले से मौजूद है। बस यही है, सहयोग को कागज से निकालकर असल में समुद्र और आसमान में ले जाना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस साझेदारी में इतनी तेजी आई क्यों है? अचानक ऐसा क्या हुआ? इसके पीछे की असली वजहें क्या हैं? चलिए समझते हैं। तो देखिए, इस तेजी के पीछे 2 मेन ड्राइवर्स हैं। एक है बड़ा स्ट्रक्चरल ड्राइवर,
मतलब जियोपॉलिटिक्स। हिंद प्रशांत क्षेत्र में पावर का बैलेंस बदल रहा है और चीन का रवैया ज्यादा आक्रामक हो रहा है। और दूसरा ड्राइवर एकदम प्रैक्टिकल है। AUKUS जैसे नए सिक्योरिटी अलायंस बन रहे हैं। इससे दोनों देशों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वो मिलकर काम करने के तरीके खोजें, ताकि किसी भी संकट की स्थिति में ऑपरेशनल दिक्कतें कम हो और लागत भी घटे। और जानते हैं इस पार्टनरशिप की सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो ये कि ये दोनों देश एक दूसरे की ताकत बनते हैं, एक दूसरे की कमियों को भरते हैं। इससे एक कमाल का तालमेल, एक सिनर्जी बनती है। आइए देखते हैं कि कैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया की ताकतें मिलकर 1 और 1 11 हो जाती हैं। यहां देखिए, ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये साझेदारी कितनी फायदेमंद है। एक तरफ भारत है, जिसके पास मेक इन इंडिया की वजह से जबरदस्त इंडस्ट्रियल स्केल और कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग की ताकत है। तो दूसरी तरफ है ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास घोस्ट शार्क जैसी मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल की ऑटोनॉमस सबमरीन टेक्नोलॉजी है। अब जरा सोचकर देखिए, जब भारत की बनाने की क्षमता और ऑस्ट्रेलिया की हाई एंड टेक्नोलॉजी एक साथ आ जाएं, तो इसका नतीजा कितना जबरदस्त होगा। 1.5 लाख करोड़ रुपए, ये नंबर ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये भारत के बढ़ते डिफेंस प्रोडक्शन की ताकत का सबूत है। और इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं रहा, बल्कि एक मजबूत इंडस्ट्रियल पार्टनर बन चुका है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है कि वो भारत के साथ मिलकर को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन करे। तो अब आगे क्या? भविष्य में ये रिश्ता किस दिशा में जाएगा? देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये दोनों देश कोई एक दूसरे को बांधने वाला मिलिट्री अलायंस नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय रास्ता है धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर भरोसे के साथ सहयोग को और गहरा करने का। तो आने वाले समय में हमें इन 4 चीज़ों पर खास नज़र रखनी होगी। पहला, जो लॉजिस्टिक्स और शिप रिपेयर के एग्रीमेंट्स हैं, वो कितनी तेज़ी से लागू होते हैं। दूसरा, क्या दोनों देश वाकई में संवेदनशील और क्लासिफाइड जानकारी एक दूसरे से शेयर करने को तैयार हैं। तीसरा, क्या हम कोई ठोस डिफेंस इंडस्ट्रियल जॉइंट प्रोजेक्ट्स शुरू होते हुए देखेंगे। और सबसे ज़रूरी, चौथा, क्या ये द्विपक्षीय सहयोग क्वाड यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के ग्रुप की एक्टिविटी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है? इन्हीं सवालों के जवाब हमें बताएंगे कि ये साझेदारी असल में कितनी गहरी और कामयाब होगी। और आखिर में यही सबसे बड़ा सवाल बचता है कि ये जो छोटे छोटे लेकिन सोचे समझे कदम उठाए जा रहे हैं, ये मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता के भविष्य को आखिर कैसे आकार देंगे, इस पर सोचने की जरूरत है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।